हेलो दोस्तों, रोशन अकेडमी में आपका स्वागत है। वीडियो सेटर से संबंधित आज हम आपको बताने वाले हैं ईवीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए हम बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन से संबंधित। तो यहाँ पर देख सकते हैं 61 नंबर प्रश्न। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है पहला, घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, दूसरा, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, तीसरा, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, चौथा, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना। तो आप लोग आंसर करेंगे, कमेंट में आंसर जरूर आप लोग करें। तो चलिए इसका आंसर दूसरा हो जाएगा, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यस्त रखने की बात कहा जा रहा है, इसलिए नहीं होगा। और इसमें परीक्षा लेने की बात कहा जा रहा है, तीसरा में, इसलिए नहीं होगा। यहाँ पर परिभाषा की बात कहा जा रहा है, इसलिए नहीं होगा। चलिए दूसरा आपका आंसर सही होगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। पहला, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, दूसरा, प्रभावी अधिगम के लिए पाठ को दोहराई, तीसरा, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, चौथा, शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, आप लोग आंसर करेंगे। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा पहला, अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा कहता है प्रभावी अधिगम के लिए पाठ को दोहराई जाए, पाठ दोहराई जो ये नहीं होगा। समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, ये भी नहीं होगा। आपका शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना, ये भी नहीं होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। 63 प्रश्न देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। पहला, शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना, दूसरा, शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना, तीसरा, नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रास्ता को बदलना, चौथा, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, आप लोग आंसर करेंगे। तो चलिए इसका आंसर चौथा हो जाएगा, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। यहाँ पर कह रहा है अभिभावकों को संतुष्ट करने के लिए। तो चिड़ियाघर में जब बच्चे को भ्रमण में ले जाया जाता है तो अभिभावक उससे क्या रिलेटेड है, ये तो होगा नहीं। और दूसरा कह रहा है शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा लेने के लिए, तो जी नहीं, आनंद और मज़ा लेने के लिए आपको निगेटिव सेंस होते हैं। नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रास्ता को बदलना, तो जी नहीं, ये भी नहीं होगा। आपका चौथा आंसर हो जाएगा, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। चलिए आगे देखते हैं 64 नंबर प्रश्न। 64 नंबर प्रश्न देखेंगे। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है। तो पहला, इससे बच्चे को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। दूसरा, इससे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए। तीसरा, इससे बच्चों को समाज के जिम्मेवार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए। चौथा कहता है इससे बच्चे को सांस्कृतिक अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, आप लोग आंसर करेंगे। नहीं, नेगेटिव सेंस वाला है, नेगेटिव चुनना है। कौन सा नेगेटिव होगा, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको पहला, इससे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा। तो पहले आपको नेगेटिव सेंस होंगे, फिर इसे में याद करना है। तो हमने पहले भी बता दिए हैं कि याद करना, रटना, रट्टा मारना या दोहराना, ये सब जो भी शब्द देखने को मिलेंगे ऑप्शन में, वो नेगेटिव सेंस होते हैं। तो ये आपको बिल्कुल गलत हो गया ये पहला ऑप्शन। अब आगे कह रहा है इससे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने की योग्य बनाना। ये सब क्या है, सब पॉजिटिव सेंस में है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। तो दोस्तों एक बार आप लोग शेयर ज़रूर कर दें दोस्तों के पास, अपने अपने दोस्तों के पास एक बार ज़रूर शेयर कर दें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल पर जुड़ जाएं, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम को देखते हुए पूर्ण रूप से कराया जा रहा है। आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो कराया जा रहा है, ताकि आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आए कि एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो प्रीवियस ईयर से 2 4 10 प्रश्न बिल्कुल
A to Z जिस तरह से पहले प्रीवियस ईयर में दिया होता है उसी तरह से पूछ भी देता है। तो अब आपको दो फायदे होते हैं। पहला तो जो प्रश्न पहले पूछा गया है वो पूछ देता है, तो आपको यहाँ से बनाए हुए रहेंगे तो वहाँ आसानी से कर लेंगे। दूसरा फायदा हो जाता है आपको कि कॉन्सेप्ट क्लियर आपको हो जाएगा कि किस तरह से हम प्रश्न को हल करते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 65 नंबर। कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अधिक प्रभावी होगा? पहला, शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दे पर स्लोगन लिखने के लिए कहना। दूसरा, संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना। तीसरा, शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना। चौथा, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। तो आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे कौन सा आंसर होगा। तो चलिए इसका आंसर चौथा हो जाएगा, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए, सामूहिक परियोजना के लिए कहना। यहाँ पर सामूहिक परियोजना आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है सामूहिक परियोजना जिस ऑप्शन में आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन में देखेंगे कि व्याख्या करने की बात कहा जा रहा है। दूसरा ऑप्शन में देखेंगे कि यहाँ पर व्याख्या करने की बात कहा जा रहा है। पहला में स्लोगन की बात कहा जा रहा है। तीसरा में कह रहा है संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए, इसलिए वो नहीं हो पाएगा। आपका चौथा आंसर हो जाएगा। इन तीनों में से कोई नहीं होगा, आपका चौथा हो जाएगा सामूहिक परियोजना। एक पॉजिटिव वर्ड आपको दिखाई दे रहा है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। 66 नंबर प्रश्न में हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन ... को शामिल नहीं करता है। यहाँ पर नहीं आप लोग ध्यान देंगे, नहीं करता है। तो पहला, शिक्षार्थियों का ग्रेडिंग और रैंकिंग। दूसरा, शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान। तीसरा, शिक्षण में कमियों की पहचान। और चौथा में शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने। शिक्षार्थी या विद्यार्थी दोनों एक ही चीज़ होता है, इसलिए आप लोग कन्फ्यूजन न होंगे। शिक्षार्थी कहिए या विद्यार्थी कहिए या छात्र कहिए या छात्र हैं कहिए, एक ही चीज़ होता है। तो चलिए आप लोग करेंगे 66 का आंसर कौन सा होगा। नहीं, निगेटिव वाला चुनना है, नहीं पूछा जा रहा है। तो चलिए इसका आंसर पहला हो जाएगा, शिक्षार्थियों को ग्रेडिंग और रैंकिंग। हमने पर्यावरण अध्ययन के भी पॉजिटिव टैग वर्ड्स और नेगेटिव टैग वर्ड्स भी आप लोग को देने का काम करेंगे, जल्द भी उसको हम देंगे। लेकिन ऐसे नहीं देंगे जब तक आप कमेंट में नहीं करेंगे कि हाँ पर्यावरण अध्ययन का भी नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स मिलना चाहिए। जब आप कमेंट में करेंगे तब हम आपको नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स भी हम पर्यावरण अध्ययन को देंगे, ऐसे नहीं देंगे। आप लिखेंगे तब। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा ग्रेडिंग और रैंकिंग, क्योंकि ग्रेडिंग और रैंकिंग जो है ये नेगेटिव शब्द है, क्योंकि बच्चों को ग्रेडिंग रैंकिंग से संबंधित अगर कहीं पूछा जाएगा तो ये आपका ऑप्शन ऐसा ही गलत हो जाएगा, इसलिए नहीं। चलिए अगला प्रश्न 67 नंबर में देखेंगे। नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। ए, खानों का उत्खनन यानी खुदाई। बी, बांधों का निर्माण। सी, बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठी करना। डी, बांस से टोकरी बुनना। ई, गिरे हुए पत्तों से पतल बनाना। इनमें से वह क्रियाकलाप कौन सा है जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार है? इसमें से कौन सा है जो जंगल को गायब होने का जिम्मेवार है? तो आप लोग आंसर करेंगे कमेंट में, क्या आंसर होगा इसका। तो चलिए इसका आंसर तीसरा हो जाएगा, ए और बी दोनों आंसर होगा। यहाँ पर देख सकते हैं ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। खानों का उत्खनन यानी खुदाई और बांधों का निर्माण। जंगल गायब तब होगा जब खानों की खुदाई होगा या बांधों के निर्माण होगा, तो जंगल अवश्य काटा जाएगा ना। जब खुदाई होगा किसी चीज़ की, खदानों का या खानों का, तो वहाँ भी जंगल काटा जाएगा। जब बांध का निर्माण होगा तो वहाँ भी जंगल काटा जाएगा। इस वजह से जंगलों को गायब होने के लिए जिम्मेवार कौन कौन है? ए और बी, यानी खानों का उत्खनन यानी खुदाई और बांधों का निर्माण। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। 68 नंबर प्रश्न देखेंगे।
कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। ए, कांसा लोहे चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। बी, कांसे को तांबा तथा टीन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। सी, कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ति यानी बूत बनाई जाती है। डी, कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत नहीं है। तो इसमें आंसर करेंगे, कौन सा आंसर होगा? 1, 2, 3, 4, इन चारों में से चुने ऑप्शन कौन सा आंसर सही होगा। आप लोग कमेंट में आंसर करें क्या आंसर होगा। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, सॉरी यहाँ पे दूसरा होगा ना, यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है ऑप्शन नीचे, तो बी और सी दोनों हो जाएगा। यहाँ पे बी और सी दोनों होगा क्योंकि दूसरा है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, कांसे को तांबा तथा टीन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ति यानी बूत बनाई जाती। तो इसका आंसर दूसरा हो गया। अगर आप कहेंगे कमेंट में बोलेंगे कि इसका ये तो हर समय पूछा ही जाता है, जब न तब एक न एक प्रश्न पूछा ही जाता है सीटेट में, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हर समय एक आध न का डाल ही दिया जाता है सीटेट के द्वारा। तो अगर आप इस पे कहेंगे तो हम आपको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से हम बताएंगे कि कैसे इसको याद करने का टेक्निक है। तो हम ऐसे ही बता देते हैं, अगर लिखित रूप में उसको पूर्ण रूप से विस्तृत करके अगर हम बताएंगे तो आप लोग जब कमेंट में करेंगे तब हम बताएंगे। तो इसका शॉर्ट ट्रिक में है, कांसा ताटी पीतल ताज जर्मन सिल्वर निकेल ताज, इसके माध्यम से जितने भी मिश्र धातु होते हैं सभी आ जाते हैं, कभी भी भूल नहीं सकते हैं, सभी घड़ी कभी भी भूल नहीं सकते हैं, सब घड़ी के लिए माइंड में सेट हो जाएगा। इसलिए आप कमेंट में लिखेंगे तो उसका हम ट्रिक के माध्यम से भी हम आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है प्रश्न। यहाँ पर 69 नंबर प्रश्न देखेंगे। गांधी धाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, उसके सफ़र यात्रा की दिशाएं क्या होगी? पहले दक्षिण दिशा में और फिर पूर्व दिशा में। दूसरा, पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में। तीसरा, पहले पश्चिम दिशा में फिर दक्षिण दिशा में। चौथा, पहले दक्षिण दिशा में और फिर पश्चिम दिशा में। तो इसमें कौन सा आंसर होगा आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे। तो चलिए इसका आंसर दूसरा हो जाएगा, पहले पूर्व दिशा और फिर दक्षिण दिशा में। तो आप लोग एक बार भारत के नक्शा ज़रूर देख लेंगे कि बिना भारत के नक्शा देखे हुए आपको एक क्लियर नहीं होगा प्रश्न, क्योंकि हर समय सीटेट में एक प्रश्न इससे डाला जाता है। सीटेट साल में 2 बार कंडक्ट कराती है एग्ज़ाम, तो इसमें दोनों बार एग्ज़ाम कराती है, उसमें आपको दोनों बार में पूछा जाता है। इसलिए एक कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग रहिए कि ये प्रश्न ज़रूर आता है, इसलिए आप लोग एक बार भारत के नक्शा ज़रूर देख लें। तो मान के चलिए हम इस तरह से अपने शीश में भारत का नक्शा बना दिए हैं, है तो मतलब जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं बना हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने बनाया है, आपको यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि पहले गांधी धाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल यानी मध्य प्रदेश जाता है। तो मध्य प्रदेश कहाँ है? बीच में। मध्य प्रदेश कहाँ है? बीच में। और फिर हैदराबाद यानी आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, उसके सफ़र यात्रा की दिशाएं क्या होगी? तो पहले गांधी धाम गुजरात से वो चलता है, तो गुजरात किधर पड़ता है आपको देखना है, गुजरात किधर पड़ता है? तो गुजरात यहाँ पर है, तो इधर जाएगा तो इधर से पूरब जाएगा, क्योंकि पूरब ही साइड है, तो यहाँ से जाएगा तो पहले पूरब जाएगा, तो फिर इसके बाद मध्य प्रदेश जाता है, तो मध्य प्रदेश बीच में है। इसके बाद फिर यात्रा कहाँ करता है? हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है। तो यात्रा की दिशा क्या होगी? तो पहले पूरब की ओर गया कहाँ? मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से नीचे क्या है? आंध्र प्रदेश यहाँ पर है, तो यहाँ पर आएगा तो इसके नीचे आएगा। तो इस तरह से इसका आप देख सकते हैं नक्शे में। आप जब नक्शे में देखेंगे भारत के तो आपका पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आगे देखते हैं 70 नंबर प्रश्न क्या। 70 नंबर प्रश्न देखेंगे। किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था स्केल
1 सेमी इक्वल टू 110 मीटर। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेमी है तो उन दोनों स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक दूरी है। तो इसमें आंसर करेंगे, कमेंट में इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 सेमी इक्वल टू 110 मीटर ना। यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेमी, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 सेमी इक्वल टू इतना मीटर, तो क्या करेंगे 1 सेमी इक्वल टू इतना मीटर, तो 15 सेमी में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 15 गुने आप लोग क्या करेंगे 110 करेंगे और गुना करने के बाद जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा 1.65 किमी। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। 71 नंबर प्रश्न देखेंगे। माउंट एवरेस्ट एक भाग है ना, माउंट एवरेस्ट एक भाग है। पहला म्यांमार का, दूसरा भारत का, तीसरा तिब्बत का, चौथा नेपाल का। तो आप लोग आंसर कमेंट में करेंगे, इसका आंसर क्या होगा। 71 नंबर प्रश्न। तो माउंट एवरेस्ट एक भाग क्या है, तो माउंट एवरेस्ट एक भाग है नेपाल का ना, नेपाल का एक भाग है माउंट एवरेस्ट, जो संसार की सबसे ऊंची चोटी के नाम से भी जानते हैं, जिसकी ऊंचाई जो है से समुद्र तल से 8848 मीटर है, जो नेपाल में स्थित है। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। 72 नंबर प्रश्न देखेंगे। नीचे दिए गए कर्तव्य उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। ए, अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना। बी, पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले। सी, जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना। डी, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना। ई, रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेवारियों का उपरोक्त में से चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, आप लोग आंसर करेंगे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ए में क्या कहता है, अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, बिल्कुल सही है। बी कहता है पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, तो बिल्कुल एक गलत हो जाएगा आपका, बी गलत हो जाएगा। सी कहता है जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, तो ये भी नहीं होगा। डी कहता है साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और इसके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, डी सही हो जाएगा। इसके बाद ई का कहता है रुकने और आराम करने के लिए अच्छी तरह से जगह ढूंढना। माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेवारियों का उपरोक्त में से चयन कीजिए, तो आपका ई भी सही हो जाएगा ना। जब रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना, यानी 3 गो आंसर होगा, ए डी ई, यानी पहला आंसर हो जाएगा ए डी ई। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर। 73 नंबर प्रश्न देखेंगे। उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। आप लोग आंसर करेंगे। पहला रोनाल्ड रोस, दूसरा चार्ल्स डार्विन, तीसरा ग्रेगर मेंडल और चौथा है जॉर्ज मिस्ट्रॉल। तो इसमें आप लोग आंसर करेंगे, कौन सा आंसर होगा कमेंट में। तो चलिए इसका आंसर पहला हो जाएगा, रोनाल्ड रोस ने मच्छर के पेट में सबसे पहले ताक झांक करने की शुरू किया था और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी 1902 में मिला था। चलिए आगे देखते हैं 74 नंबर प्रश्न। 74 नंबर प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पर देखेंगे। रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? पहला मलेरिया, दूसरा मियादी बुखार, तीसरा अतिसार और चौथा हैजा। तो आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे, इसका क्या आंसर होगा। आप लोग आंसर करेंगे। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा पहला मलेरिया, क्योंकि मलेरिया के कारण ही
कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता है। तो आपका पहला आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 75 नंबर प्रश्न देखेंगे। अल-बरूनी कौन था? पहला, वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। दूसरा, वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष तक शासन किया। तीसरा, वह अफ़गानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाज़ारों का अध्ययन करने के लिए आया था। चौथा, वह उज़्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। तो आप लोग कमेंट में आंसर करें इसका क्या आंसर होगा। चलिए, इसका आंसर चौथा हो जाएगा। वह उज़्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक होता है। तो आप लोग इसके बारे में भी पढ़ लेंगे अच्छे तरह से, क्योंकि अल-बरूनी जो था उज़्बेकिस्तान से आया था। 76 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या 76 नंबर प्रश्न कहता है, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को पहला केवल लाल रंग में देख सकते हैं, दूसरा हर रंग में देख सकते हैं, तीसरा केवल काली और सफ़ेद ही देखते हैं, चौथा केवल हरे रंग में देख सकते हैं। तो आप लोग आंसर कमेंट में ज़रूर करें कि इसका क्या आंसर होगा। तो चलिए, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, केवल काली और सफ़ेद ही देखते हैं। रात में जगने वाले जानवर क्या चीज़ देखते हैं? केवल काली और सफ़ेद ही देखते हैं। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। 77 नंबर प्रश्न देखेंगे। हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन को चुनिए। ए, हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। बी, हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। सी, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। डी, एक झुंड में हथिनियों और बच्चे की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो ए, सी, डी, दूसरा ए, बी, तीसरा ए, सी और चौथा बी, डी। तो आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। ए में कहता है कि हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। बिल्कुल सही, 14 से 15 वर्ष के ही बच्चे रहते हैं। बिल्कुल सही है। इसके बाद बी कहता है कि हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। जी नहीं, गलत हो गया। फिर कहता है सी, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती हैं। तो बिल्कुल सही है। डी कहता है कि एक झुंड में हथिनियाँ और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। जी नहीं, गलत हो गया। तो ये देखिए, ये जो प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, ए और सी। ये प्रश्न जो है एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। तो आपको एनसीईआरटी बुक्स क्लास 3 और क्लास 4 का करा दिया गया है। अगर आप कहें तो क्लास 5 का भी हम पूरी तरह से निचोड़, जिस तरह से 3 और 4 के मैंने कराया है उसी तरह से आपको 5 क्लास के भी हम देने की हर संभव प्रयास करेंगे। जब आप कमेंट में कहेंगे इसके बाद हम आपको 5 क्लास के भी हम करवा देंगे। तो चलिए आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कमेंट में आप लोग जो भी कहना है आप कमेंट में कह सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 78 नंबर प्रश्न देखेंगे। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है जिन्हें कहते हैं, पहला वार्तिकाग्र, दूसरा परागकोश, तीसरा पराग और चौथा मूलांकुर। तो इसमें कौन सा आंसर होगा आप लोग आंसर करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से होता है, इसमें इस तरह से ऐसे होते हैं, देख ले। तो उसमें इस तरह से और गोला टाइप और उसमें पतली पाउडर जैसा होता है उसके अंदर में। तो आपको उसमें देखने को मिलेंगे, उसी को पूछा जा रहा है। कुछ पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती है, उसके क्या कहते हैं। तो चलिए हम उसको उत्तर बता देते हैं। इसका तीसरा आंसर हो जाएगा पराग कहते हैं। और 78 के तीसरा आंसर आपको होगा। चलिए अगला प्रश्न 79 नंबर प्रश्न देखेंगे। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद यानी गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे। पहला पूरी, साग तथा ठंडा दूध,
दूसरा ढोकला चटनी नींबू वाले चावल, तीसरा छोले भटूरे तथा लस्सी, चौथा इडली चटनी तथा बड़ा चटनी। तो इसमें आंसर आप लोग कमेंट में करेंगे, इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर दूसरा हो जाएगा ढोकला चटनी नींबू वाले चावल। आपको अहमदाबाद यानी गुजरात के रेलवे स्टेशन पर जब जाएंगे तो वहाँ के जो बेचने वाले होते हैं वो खाने की सामग्री बेचने का काम करते हैं। ढोकला चटनी नींबू वाले चावल वहाँ का यानी अहमदाबाद गुजरात का ये प्रसिद्ध है खाने का जो स्टेशन पर मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 80 नंबर प्रश्न देखेंगे यहाँ। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि पहला उसके कान पंखों से ढके होते हैं, दूसरा उड़ सकते हैं, तीसरा पक्षियों की आँख की पुतली घूम नहीं सकती, चौथा पक्षियों की आँख छोटी होती है। तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर करेंगे, इसका क्या आंसर होगा। तो चलिए इसका तीसरा आंसर हो जाएगा पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है। पक्षी अपनी गर्दन क्यों इधर उधर घुमाते रहते हैं। आप जब देखते होंगे कि जब पक्षी कहीं बैठी होती है तो बैठने के आवर में पक्षी अपने गर्दन को इधर उधर घुमाते रहती है, क्योंकि उसका घुमाने का रीज़न है कि किसी भी वस्तु को देखने की चेष्टा करती है, क्योंकि आँखें की जो पुतली है वो घूम नहीं सकती है, उसका जो आँख का जो पुतली हो घूमती नहीं, इसलिए वो पूरी गर्दन को ही घुमाने की कोशिश करती है। 81 नंबर प्रश्न देखेंगे। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। पहला आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां, गुड़, दूसरा चावल चीनी आंवला, तीसरा हरी पत्तेदार सब्जियां गेहूँ संतरा, चौथा गुड़ नींबू मटर। इसमें कौन सा आंसर होगा आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा पहला आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, क्योंकि आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, मांस, मछली, सेव आदि में सब में क्या मिलते हैं, आयरन मिलते हैं। इस वजह से हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करता है। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। 82 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। पहला स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, दूसरा विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास, तीसरा विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना, चौथा कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। तो आप इसमें आंसर करेंगे, इसका क्या आंसर होगा। राष्ट्रीय पाठचर्या क्या कहता है 2005, कमेंट में इसका आंसर करेंगे। तो चलिए हम बता देते हैं, इसका आंसर चौथा हो जाएगा कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। बाकी ये जो अलग है, स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, बिल्कुल नहीं होगा। इसके बाद विषय के आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ को विकास करना, यह भी नहीं होगा। आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण माने याद करना, रटना, कंठस्थ करना, ये सब आपको नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं, तो ये आपका नहीं होगा। आपका चौथा आंसर हो जाएगा जीवन, विद्यालय के बाहर के जीवन से जुड़ना, ये आपका पॉजिटिव वर्ड है। चलिए आगे देखते हैं। 83 नंबर प्रश्न क्या कहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 83 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं नहीं लगा हुआ है, क्योंकि आपको ऑफलाइन में आपको कलम से अंडरलाइन करने के लिए आपको मौका मिलता था, और जब इस वर्ष से जो कंप्यूटर आधारित जो एग्ज़ाम होगी, आपको 1 2 3 4 जो ऑप्शन होते हैं उसी में केवल चेकबॉक्स में टिक आउट करने के लिए आपको माउस वहाँ काम करेंगे, बाकी और कोई काम नहीं करता है। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि कौन से प्रश्न में नेगेटिव है और कौन पॉजिटिव है, उसके अनुसार आपको प्रश्न को आंसर करना होगा। तो आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा 83 के।
पहला कह रहा है उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। दूसरा, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान का कौशल से लैस करना चाहिए। तीसरा, उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए। चौथा, उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएंगे। तो आप लोग कौन सा आंसर होगा कमेंट में इसका आंसर जरूर करेंगे। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको दूसरा, उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए। लैस के मतलब होता है युक्त, यानी परिपूर्ण, जिसको हम लोग कहते हैं। लैस के मतलब क्या होता है? युक्त होता है, परिपूर्ण होता है। चलिए 84 नंबर प्रश्न कहता है NCERT की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। पहला, अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए। दूसरा, विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की संख्या करने के लिए। तीसरा, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। चौथा, तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए। तो आप लोग इसमें आंसर करेंगे, कौन सा आंसर होगा कमेंट में। चलिए इसका आंसर तीसरा हो जाएगा, चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए। यहाँ पर अवसर पॉजिटिव शब्द आपको दिखाई दे रहा है, इसलिए तीसरा आंसर हो जाएगा। पहला में कह रहा है कि अधिक संख्याओं में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए, बिल्कुल गलत। इसके बाद दूसरा कह रहा है विषय की आधारभूत संख्याओं की व्याख्या शब्द जो होता है नेगेटिव होता है। इसके बाद चौथा कह रहा है तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं भी नेगेटिव होते हैं। तो ये सब आपको बिल्कुल नेगेटिव होते हैं। आपको टैग वर्ड्स के भी माध्यम से आपको पकड़ना है कि किस तरह से ऑप्शन को पकड़ा जाता है, छांटा जाता है। अगर आप कमेंट में कहें तो हम पर्यावरण अध्ययन के भी हम टैग वर्ड्स आप लोग को देने का काम करेंगे। अगर आप कमेंट में लिखेंगे इसके बाद हम देने का काम करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं 85 नंबर प्रश्न क्या है। 85 नंबर प्रश्न देखेंगे, टैग वर्ड्स के माध्यम से आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। चलिए 85 नंबर देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर देखेंगे कौन सा उद्देश्य नहीं है, निगेटिव है। पहला में शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना। दूसरा, विषय में रुचि का विकास करना। तीसरा, नित्य और एक रस विषय वस्तु में बदलाव करना। चौथा, शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना। तो इसमें कौन सा आंसर होगा आप लोग आंसर करेंगे। तो चलिए इसका आंसर चौथा हो जाएगा, शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराने के लिए कविता और कहानी नहीं शामिल किया जाता है। ठीक है। इसके बाद पहला में है शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनशीलता योग्यता को बढ़ावा देने के लिए, बिल्कुल एक पॉजिटिव है। कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, ये सही है। दूसरा कहता है कि रुचि का विकास करता है, बिल्कुल सही है। नित्य एक रस विषय वस्तु में बदलाव करता है, लेकिन आनंद और मज़ा उपलब्ध नहीं कराता है, क्योंकि नेगेटिव कह रहा है, इसलिए चौथा आपको आंसर सही होगा। चलिए आगे देखते हैं 86 नंबर प्रश्न देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठचर्या को बच्चों के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपरोक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती। यहाँ पर नहीं पर आप लोग ध्यान देंगे, नहीं करती। पहला, यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। दूसरा, यह भय एवं पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्य को बढ़ावा देती है। तीसरा, यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रमण के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है। चौथा, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। तो आप लोग आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या होगा कमेंट में आंसर करेंगे। तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर पहला हो जाएगा, यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है।
क्योंकि यहाँ पर परिभाषा शब्द जो है वो निगेटिव टैग वर्ड्स हैं, इस वजह से ऑप्शन पहला सही होगा, क्योंकि नेगेटिव प्रश्न पूछा जा रहा है। तो परिभाषा ऐसे भी शब्द जो भी आपको ऑप्शन मिलेंगे वो निगेटिव होते हैं, बाकी ये सब पॉजिटिव वर्ड्स हैं। चलिए आगे देखते हैं 87 प्रश्न में क्या कहता है। 87 प्रश्न कहता है, नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी। पहला, शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना। दूसरा, विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने के वाले चार्ट का प्रयोग करना। तीसरा, विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाना। चौथा, जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। तो आप कमेंट में आंसर करेंगे इसका क्या आंसर होगा 87 के। तो चलिए इसका आंसर चौथा हो जाएगा, जानवरों तथा उसकी प्रतियोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना, क्योंकि प्रश्न आपका कह रहा है कि नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है और प्रकरण को अधिक रोचक प्रकरण जो है उस प्रकरण को अधिक रोचक बनाना चाहती है। अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक युक्ति उपयुक्त होगी। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन है कि जानवरों तथा उसकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना, क्योंकि जो फिल्म प्रदर्शित होगा उसमें हाथी घोड़े भालू जब दिखाए जाएंगे तो पूर्ण रूप से दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से बच्चे में रुचि पैदा होगा, और रुचि जब पैदा होगा तो बच्चे सीखने में रुचि लेंगे और अधिक से अधिक सीखने की कोशिश करेंगे। तो आपका चौथा आंसर हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 88 नंबर प्रश्न क्या कहता है यहाँ पर देखेंगे, कक्षा 5 की NCERT की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझें। यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर का सही या गलत के रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि आगे देखेंगे। पहला, यह आकलन में विषयनिष्ठता को कम करता है। दूसरा, इस स्तर पर बच्चे सही उत्तर नहीं लिख सकते। तीसरा, यह आकलन में शिक्षकों की सुविधा बढ़ाता है। चौथा, यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। तो आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो चलिए इसका आंसर चौथा हो जाएगा, यह जानने में शिक्षक की सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं 89 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रयोगशीलता, खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। पहला, प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है। दूसरा, श्यामपट्ट पर उस प्रकार के पदार्थों के चित्र बनाता है। तीसरा, विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है। प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बताता है। चौथा, शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। उपरोक्त 4 गतिविधियों में से कौन सी सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करती है। तो आप लोग आंसर करेंगे, कौन सा आंसर होगा कमेंट में आंसर करेंगे। तो चलिए इसका आंसर चौथा हो जाएगा, शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। उपरोक्त 4 गतिविधियों में से कौन सी सक्रिय अधिगम उपरोक्त संतुष्ट करती है। तो चौथा होगा। आपको विद्यार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। चलिए आगे देखते हैं 90 प्रश्न देखेंगे। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गीतिका निम्नलिखित गतिविधियों को करने की योजना बनाती है। निम्नलिखित प्रस्तावित गतिविधियों में से कौन सा प्रकरण को प्रभावी तरीके से पढ़ाने के लिए सार्थक नहीं है नेगेटिव है, उसको चुनना है। तो पहला कहता है प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछना,
दूसरा, शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना। तीसरा, विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पना की व्याख्या। चौथा कहता है कि संकल्पना को समझने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग। तो आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे, इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, शिक्षार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना, क्योंकि क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना ये निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हवा सब जगह होते हैं। प्रकरण पढ़ाने के लिए क्षेत्र भ्रमण पर ले जाने की क्या ज़रूरत है? वहाँ जाकर के हम बच्चों को नहीं बता सकते हैं कि ये हवा बह रहा है ना, हम महसूस करते हैं, हवा को हम महसूस कर सकते हैं। हवा सब जगह होते हैं, तो वहाँ पर भी हम बता सकते हैं। तो प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है बच्चा, ये तो पॉजिटिव है। विशिष्ट उदाहरणों से संकल्पना की व्याख्या भी सही है, और मल्टीमीडिया कैप्सूल का भी प्रयोग कर सकता है। लेकिन क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से हम हवा प्रकरण को नहीं बता सकते, नहीं समझा सकते हैं। तो गाइज आज का इतना ही। कैसा वीडियो लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और अगला वीडियो कौन सा बनाया जाए इसके बारे में भी आप लोग बताएंगे। इसके बाद हम आप लोग को देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए गाइज आज का इतना ही। तो आई होप, हम समझते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आज का इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।